कि सरकार तो नहीं लेकिन मंत्री वही, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ही बने रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, और उसके बाद एक सन्नाटा है, अभी भी एक चुप्पी है। वित्त मंत्रालय को लेकर अभी सूत्रों के हवाले से भी कोई खबर नहीं आ रही है और इस पर निगाह डालना बेहद अहम हो जाता है। निर्मला सीतारमण क्या वही वित्त मंत्री बनी रहेंगी? क्योंकि सरकार ने बड़े एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखे हैं। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तो लाना ही है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी बनाने की ताल ठोक चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज ही कुछ देर पहले कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई और इस बैठक में सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे और नए घर में टॉयलेट, बिजली और एलपीजी कनेक्शन भी होगा। 10 साल में मोदी सरकार ने, और ये फर्क मैं लगातार रेखांकित कर रहा हूं कि ये दरअसल एनडीए 3.0 है, क्योंकि यहां पर अपने दम पर बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं दबाव घटकों का भी है, उस पर मैं आता हूं। 10 साल में, पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए थे, अब 3 करोड़ का लक्ष्य और रख दिया गया है और इसमें पैसा खर्च होता है और इसीलिए वित्त मंत्री कौन होगा यह अहम हो जाता है। अभी फुल फ्लेजेड बजट भी पेश किया जाना है। अभी तक तो देश अंतरिम बजट के आधार पर ही चल रहा है। इसमें विशेष राज्य के मांग की बात भी सामने आ जाती है। विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाता है, उसके भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस, आर्थिक असरात होते हैं। और 2 बड़े घटक जो हैं वो चाहे जेडीयू हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और टीडीपी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू वो बनने वाले हैं आंध्र के मुख्यमंत्री। उनको आर्थिक सहायता भी चाहिए। अब लेनदारी देनदारी तो होगी। 2014 में लगभग 15.5 घंटे लगे थे और औपचारिक सूची मंत्रालय आवंटन की जारी कर दी गई थी। 2019 में इसमें वक्त लगा 17 घंटे 59 मिनट। एग्जैक्ट फिगर आपको दे रहा हूं, 18 घंटे नहीं कह रहा हूं, मोटा मोटा 18 घंटे ही हुए। लेकिन यहां 24 घंटे होने को आए, लेकिन औपचारिक सूची अभी तक सामने नहीं आई है। अब सिर्फ सरकार बनाने की बात नहीं है, गठबंधन धर्म तो निभाना पड़ेगा इस बार सरकार चलाने में। लेकिन ये सबसे बड़े चुनाव, मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, ये तो खत्म हो गए, लेकिन चुनावों का जो ये सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं लेता है देश में। 3 महीने बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। उस महाराष्ट्र में जहां पर एनडीए की ताकत 41 से घटकर 17 पर सिमट गई, बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। अब वहां पर चुनाव है। एनसीपी इस बात पर रूठ गई कि जी हमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय दिया जा रहा था, हमारे पास तो प्रफुल्ल पटेल है, कैबिनेट मंत्री थे यूपीए सरकार में, हमें नहीं चाहिए, यह तो डिमोशन हो गया। अब महायुति जो ये सरकार है उसके लिए संकट की आहट थोड़ी और बढ़ने लगी है कि भाई अजीत पवार गुट, एनसीपी, असल एनसीपी, वो नाराज हो रही है। उधर एकनाथ शिंदे उनके 7 सांसद चुनकर आए हैं और 9 हैं बीजेपी के। वो कह रहे हैं हमें क्यों निपटा दिया भाई राज्य मंत्री में ही, हमें भी कैबिनेट मंत्री चाहिए। इकलौते सांसद वाली पार्टी, हम के नेता जीतन राम मांझी को आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया। चिराग पासवान 5 सांसद हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो हम में कौन से कांटे लगे हैं? मतलब इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक संकेत और संदेश ये दिए गए।
तो महाराष्ट्र में लेनदारी देनदारी और तेज होगी, ये दबाव की राजनीति होती दिखाई देगी क्या? और इसका असर क्या इसी बात से साफ जाहिर होता है कि अभी तक औपचारिक सूची जारी नहीं हुई है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, शाम तक हो जाए, कल हो जाए, इससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हटाए गए, नायब सिंह सैनी को मंत्री बनाया गया, इन्हें करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और खट्टर को शहरी विकास मंत्रालय देने की खबर आ रही है। शहरी और ऊर्जा, हरदीप पुरी शहरी विकास मंत्रालय थे। हरदीप पुरी भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने कल शपथ ली। तो यहां थोड़ा सा कहानी बदली है क्या? यानी कि सरकार नई, मंत्रालय वही, ऐसा नहीं। वो सीसीएस के लिए तो हो सकता है, अभी हम वित्त मंत्रालय का इंतजार करेंगे। पर ये किश्तों में जो जानकारी आ रही है, एक सूची तो है भाई 72 आदमियों की, उसमें एक तो प्रधानमंत्री हैं, बाकी 71 के कौन से मंत्रालय हैं, जारी कर दी जाए और बात खत्म हो जाए। लेकिन बात किस लिए खत्म नहीं हो रही? महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर का मैंने जिक्र किया, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय उन्हें दिया गया है। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें ही जीत पाई बीजेपी, लेकिन 3 मंत्री बने हैं हरियाणा से। राव इंद्रजीत सिंह भी हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी हैं, और वहां भी चुनाव हैं। और जेजेपी जिसके पास सत्ता की वहां चाबी थी, वो भी गठबंधन तोड़ चुकी है। पिछली बार 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत गई थी बीजेपी, लेकिन विधानसभा में 90 की विधानसभा में 40 सीटें ही जीत पाई थी। तो सहयोगियों के सहारे ही वो सरकार बना पाई थी। तो संकट के बादल वहां मंडरा रहे हैं, इसीलिए प्रतिनिधित्व हरियाणा को उसकी ताकत या नतीजों के आधार पर नहीं, आने वाले चुनावों के आधार पर दिया गया है क्या? और इसमें अभी तक आप देखिए कि जितने घटक हैं, घटकों को क्या मंत्रालय मिले हैं, ये अभी तक जानकारी इस सूत्रों के हवाले से भी सामने नहीं आ रही है। तो थोड़ा सोच समझकर, परख कर, कसौटी पे कसकर ही इन खबरों को इंटरनलाइज या हजम करने की कोशिश कीजिएगा। जेडीयू को कौन से मंत्रालय मिलेंगे? रेलवे मंत्री बनेंगे क्या लल्लन सिंह? जल शक्ति मंत्रालय भी उन्हें मिलेगा। टीडीपी कौन से मंत्रालय चाहेगी? ये अपने आप में अहम सवाल हैं, और इसमें अटक जाता है स्पीकर का सवाल भी। अब टीडीपी के अंदर खाने से जहां बातें थोड़ी खुशनुमा होती दिख रही थी कि भाई स्पीकर भी बीजेपी का हो जाए, फिर खबर यह आने लगी, आज के अखबारों में भी छपी, कि पुंडेश्वरी बीजेपी की नेता हैं। एक ही परिवार है चंद्रबाबू नायडू पुंडेश्वरी का, 36 का आंकड़ा है, और वो नाम आने के बाद टीडीपी अब स्पीकर के पद पर फिर अड़ती दिख रही है। और घटकों का मैंने जिक्र किया तो जीतन राम मांझी वो एमएसएमई मंत्री होंगे, ये खबर आ रही है। तो पर टीडीपी अभी अपनी ख्वाहिश और अपना दबाव और बढ़ा सकती है, या हम ये कोरी कल्पना अभी कर रहे हैं? पूरी लिस्ट आ जाएगी तो क्या तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। निर्मला सीतारमण के बारे में भी अब जानकारी आ रही है कि वो वित्त मंत्री ही रहेंगी, यानी कि सीसीएस, 4 बड़े जो मंत्रालय हैं वो वही चेहरे, रिपीट परफॉर्मेंस कर रही है। सरकार नई, लेकिन बड़े मंत्रालयों में चेहरे वही। तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर होने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके सामने पेश करूं, 1-2 बातें और आपको बताता चलूं। 28 सामान्य वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया है, 27 ओबीसी, लगभग वही आंकड़ा है, 29 था 2019 में। अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5, अल्पसंख्यक से 5, लेकिन कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व इस सरकार में भी, सर्वमत की सरकार प्रधानमंत्री बता रहे हैं, वहां पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा से 58 सांसद हैं, राज्यसभा से 12। आप कहेंगे तो 70 का आंकड़ा हुआ, 2 कहां रह गए? गिनती या गणित
गलत कर दिया क्या संदीप चौधरी? नहीं। रवनीत बिट्टू और जॉर्ज कुरियन वो ना राज्यसभा ना लोकसभा के सांसद हैं। दरअसल चुनाव हार गए थे रवनीत सिंह बिट्टू, पर उन्हें मंत्री बनाया गया है। अब इसमें कौन से सूबे को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा? हरियाणा को ज्यादा दिया गया, वहां चुनाव है। महाराष्ट्र की भी वही तस्वीर है और उस बात को लेकर थोड़ी खलिश की एक तस्वीर भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश का पुट हमेशा ज्यादा रहता है। उत्तर प्रदेश का क्या होगा? 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उत्तर प्रदेश से। बिहार हमेशा पंचेस वे अबव इट्स वेट, ज्यादा मंत्री आते हैं, जबकि 40 ही सांसद हैं वहां पर कुल मिलाकर लोकसभा के। तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मंत्रालय का खाता वही, कैबिनेट नहीं, मंत्री वही, और जाति का प्रयोग कितना चला, किसको क्या मंत्रालय मिला? आ रही है सूचना, पर सरकार की तरफ से औपचारिक जानकारी, कोई प्रेस विज्ञप्ति अभी तक साझा नहीं की गई है। और मेरे साथ देश के वरिष्ठतम पत्रकार मौजूद हैं इन खबरों का विश्लेषण करने के लिए। प्रदीप सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अखबार नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। राकेश शुक्ला, एक और वरिष्ठ पत्रकार, दबंग दिबांग, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार प्रभु चावला, सीधी बात करते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और प्रभु, सीधा सवाल, पिछली दफा 15.5 घंटे में 2014 में वो औपचारिक सूचना, वो सूची साझा कर दी गई थी मीडिया के साथ, देशवासियों के साथ, किसको क्या मंत्रालय मिला। 2019 में 17 घंटे 59 मिनट लगी थी। अभी औपचारिक सूची नहीं आई है, लेकिन छन छन के खबरें आ रही हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? इस सवाल जी कुछ आ रहा है कि आजकल पत्रकारिता जो हमारी है वो सूत्रों से चलती है, क्योंकि प्रेस रिलीज तो रात के 12 बजे कई बार आती है। जब रात को सो जाते हैं पत्रकार, तब पीआई वाले उसको लोड कर देते हैं। परंतु मेरे को लगता है कि जब तक सूचना नहीं आएगी, इसके ऊपर जो भी डिस्कशन करेंगे वो एक किस्म से स्पेकुलेटिव हो जाएगी। हो सकता है यही लिस्ट है जो आपने अभी अनाउंस की है, पर अगर यही लिस्ट है तो मैं बताऊंगा। खबर यह भी आ रही है शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। हाँ, करेक्ट। वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जिसे टर्न अराउंड किया एग्रीकल्चर का, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल रहे हैं उसके लिए। कृषि मंत्रालय उनको मिलेगा ऐसा लगता था, क्योंकि उनको 5 टॉप में तो बिठाना नहीं है जो सीसीडी के मेंबर होंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस के। पर मैं एक रिकॉर्ड की बात कर रहा था आपके सामने कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला एक व्यक्ति होगा जो 10 साल एक विभाग के अंदर लगातार रहा होगा, जिसका नाम है नितिन गडकरी। 10 साल वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूरे कर चुके हैं, और एक 15 अगर बनेंगे दोबारा से तो 15 साल का रिकॉर्ड जो हो जाएगा। कोई प्रधानमंत्री 10 साल रहा हो कि नहीं हो, ये 11 साल जैसे हमारे मोदी जी रहेंगे। नितिन गडकरी ने, अगर वही डिपार्टमेंट उनको मिलता है तो इतिहास के अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इतने साल कोई नहीं रहा। राजीव गांधी के जमाने में 1 साल के अंदर 5 हो गए थे। तो ये कहीं न कहीं इस बात की एक्सेप्टेंस भी है कि नितिन गडकरी मोदी सरकार में 1.0, 2.0 में बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स रहे हैं। हालांकि उनका कद भी कतरा गया और उनके कुछ मंत्रालय भी उनसे ले लिए गए, पर सड़क परिवहन उनके साथ रहा। अब नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर है। वो जब बंबई में मिनिस्टर थे तो उन्होंने पहला वहाँ पर फ्लाईओवर बनाए थे, फ्लाईओवर मिनिस्टर के नाम से मनाए जाते थे। पूना हाईवे जो बना था पूना से बंबई जोड़ने का, उसमें उनका योगदान। एक और बड़ी खबर आ रही है प्रभु, हम सबसे जुड़ी हुई खबर है, हमारे इकोसिस्टम की खबर। अश्वनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया है, जो कि रेल मंत्री थे। इससे यह भी साफ हो जाता है कि वो जेडीयू के कोटे में जाएगा रेल मंत्रालय, और ललन सिंह रेलवे मंत्री होंगे। मैंने आपको कहा था कि रेलवे मंत्रालय हमेशा बिहारियों के पास रहा जाता। 19 या 20 मंत्री बने हैं अभी तक रेलवे, उसमें से 12-13 बिहार के रहे हैं। तो ममता जी के पास भी रहा था, तो उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पर जॉब भी अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, बाकी भी हैं। अगर वैष्णव को हटाया गया वहाँ से, इस तरह वैष्णव जो काम के लिए रखे गए थे, क्योंकि जितने भी कोचेज मॉडर्न जो ट्रेन बनी थी उनके लिए वो एक्सपर्ट थे, उनको रखा गया था। आपको बुलेट ट्रेन भी चलानी है, परंतु इन्फॉर्मेशन अगर मिनिस्टर वो बनते हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, अटल जी के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत कम बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो बन गए, अगर यही गए तो मेरे को लगता है वो चॉइस इतनी अच्छी नहीं, का दुरुपयोग हो रहा है, प्रयोग नहीं हो रहा।
वो अच्छा काम करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, कि आईटी मिनिस्टर भी थे वो, जितनी भी हमारे ऊपर बैन लगे थे कि समय राजीव चंद्रशेखर और दोनों मिलकर के लगाते थे जाकर के, जितनी भी धमकियां दी जाती थी उनको बदनाम किया, वो इनका नाम आता था बार बार। अगर वो बनते हैं, मीठे स्वभाव के हैं, गुस्सा कभी नहीं खाते, पर I&B मिनिस्टर के नाते जो मीडिया के लिए बातचीत करनी ये खबर कि अश्वनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्रालय कार्यभार उन्हें दिया गया है, मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मीडिया आजकल बहुत सवालों के घेरे में है प्रभु, और कि जी सरकार का दबाव होता है, सरकार के सुर में सुर ज्यादा मिलाता दिखता है मीडिया। अश्वनी वैष्णव का सूचना प्रसारण मंत्री बनना क्या संकेत है मीडिया के लिए भी? नहीं, अनुराग से बेटर होंगे। अनुराग को धमकी दे के बाद के बच्चे थे, ठीक है, उनका आता है, वो एक भाषा उनकी बड़ी अलग से होती थी, परंतु वैष्णव में वो उस तरह की भाषा की IAS ऑफिसर रहे हैं, वो सब बड़े शालीन हैं, परंतु वो बात चीज अच्छी तरह करें। खबरें कोई नहीं मिलने वाली इनसे आपको, ये मैं बता दूं, आज के उनसे खबर नहीं, एक और दिलचस्प खबर जुड़ गई है इसमें। प्रभु एक सेकंड के लिए रुकिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय भी अश्वनी वैष्णव के पास ही रहेगा। हैं जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अलावा रेल मंत्रालय जो उनके पास पहले था वो भी रहेगा। कट रही आवाज, कट रही है, मेरे सुनाई नहीं दे रही। मैं कह रहा हूं वो रेल मंत्री भी रहेंगे, ये खबर आ रही है। नहीं, एक सूचना प्रसारण मंत्री रहेंगे और क्या रहेंगे वैष्णव? रेल मंत्री जो उनका पुराना मंत्रालय है। हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, रेलवेज मिनिस्टर प्रभु। नहीं यार, नहीं आवाज नहीं, आप आगे आप दिबांग अगर आप बताएं तो इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से इससे तो बहुत पेट में दर्द होगा। और अगर आप देखें जिस तरह से जेडीयू इसकी मांग करती रही, और जेडीयू मतलब बिहार के दलों को ये लगता है कि उन्हीं को मिलना चाहिए, चाहे लालू यादव हो, पासवान जी हो, तो उन्हीं का होना चाहिए रेल मंत्रालय। नहीं, मैं पर इसमें एक कॉन्ट्रेरियन व्यू भी दूं। अगर दिबांग, जितना इन्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्रालय में, वंदे भारत, हर जगह प्रधानमंत्री खुद जाकर हरी झंडी दिखाते हैं, वो बुलेट ट्रेन भी है, तो इतना इन्वेस्ट, पर्सनल स्टेक लगाना, तो वो अश्वनी वैष्णव को वहां से क्यों हटने देंगे? पर मुझे ये लगा कि अगर उनको INB देते तो एक तरीके से वेस्ट करना था, क्योंकि INB मंत्रालय में कैसे कहूँ कि जो काम करना होता है वो काम नहीं होता दरअसल में वो काम के अलावा बहुत कुछ होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पर्दे पर बोल नहीं सकते, वो काम है। अश्वनी तो ऐसे मंत्री हैं जो अपना काम करते हैं, आप पॉइंट के प्रेजेंटेशन बताते हैं, हम वो क्या कर रहे हैं वो बताते हैं, तो वो सब उसमें नहीं करते, और उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हेडलाइन ये वो सब कुछ बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है वहां, तो वो एक तरीके से वेस्टेड होते हैं। अगर रेलवेज में भी गए तो जरूर वो मंत्रालय जहां पर वो काम करेंगे, लेकिन पर बात ये है पोटेंशियल तनातनी का मुद्दा खड़ा होता दिख रहा है। बिल्कुल, और देखिए तनातनी के मुद्दे लगातार खड़े हो रहे हैं। और क्या है, आप एक सिद्धांत बनाइए, उसके अनुसार चलिए। अगर आप सिद्धांत नहीं बनाते हैं, आर्बिट्रेरली तय करते हैं, खुद ब खुद तय करते हैं, तो इस तरह की अनबन रहेगी। आपने या तो आप पहले सिद्धांत बना देते। पिछली बार क्या हुआ था 2019 में, अगर आपको याद हो, तो नीतीश कुमार जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, वो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं और फिर दोबारा आ गए। अगर आप पिछली बार देखें तो नीतीश कुमार ने 2 सीटें मांगी थी, मंत्री पद मांगे थे। उन्होंने कहा था कि टोकनिज्म नहीं होगा, अनुपात एक से काम नहीं, अनुपात में दीजिए। अनुपात पर लड़ाई हो गई, उन्होंने अपने मंत्री वापस बुला लिया, नहीं शामिल हुए थे पिछले मंत्रिमंडल में। 2019 की बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। अगर आप वहां झटका खा सकते हैं और फिर आप सिद्धांत नहीं बनाते हैं, खुद तय करते हैं, ये जो खुद वाली बात है ना, वो अगर आप जब भी करेंगे तो अकेली, अगर आप पार्टी है तो नीतीश कुमार ने वापस बुलवा लिया, आप फिर भी चलाते रहे। यहां पर क्या है, जब आप खुद तय करेंगे, अपने सहयोगियों को साथ नहीं लेंगे, तो आपको मुश्किल होगी, रगड़ होगी। और वही आप देखिए कि आज शिवसेना यही बोल रही है वहां पर। आर पाटिल को जल मंत्रालय दिया गया है। अब धीरे धीरे खटाखट ये शब्द का इस्तेमाल बड़ा हुआ चुनावी प्रचार में, और फटाफट ये अब सूची में नाम जुड़ते जा रहे हैं। जी, शिवसेना कह रही है हमारे 7 सांसद हैं, आपने केवल राज्य मंत्री दिया हमको। बिल्कुल है ना, और कहना उनका वाजिब है। अगर आप देखें तो आप आर्बिट्रेरली ये तय नहीं कर सकते कि आप किस पार्टी से कितने लेंगे कोलिशन में, जहां आप मेजॉरिटी में ना हो। प्रदीप, जो सरकार नई मंत्री वही, वो रिपीट ही किए जा रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखेंगे? कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी की मार भी दिखी है इन नतीजों में, पर पुराने चेहरों पर ही फिर से दांव लगाते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।
ये देखिए, मुझे इन चुनाव नतीजों में एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा सोशल इक्वेशन बिगड़ने का असर दिखाई देता है। बीजेपी ने 2013-14 में जो सोशल इक्वेशन बनाई थी, खास तौर से उत्तर भारत में और उसमें भी खास तौर से उत्तर प्रदेश में, उसमें जो गड़बड़ी हुई है, जो बिखराव हुआ है, उसका नतीजा है ये जो संसदीय कार्य मंत्री, ये अहम जिम्मेदारी होगी संसद को सुचारू रूप से चलाना, एक कदमताल समन्वय करना, वो जिम्मेदारी दी गई है किरण रिजिजू को। प्लीज प्रदीप, आप जारी रखिए बात। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, जब बीजेपी का स्पष्ट बहुमत था 2019 में, तब भी शिवसेना ने भी कई महीने तक जो है अपना मंत्री नहीं बनने दिया। विभाग को लेकर नाराजगी थी उनकी, और नीतीश कुमार 2 नहीं 5 मांग रहे थे। जो अनुपात की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे बिहार से जितने भाजपा के मंत्री हो उतने ही हमारे होने चाहिए, तभी हम अपनी सोशल इक्वेशन ठीक कर पाएंगे। आखिर में उन्हें जो है मानना पड़ा एक पद के लिए। उस समय फॉर्मूला रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को रिपीट करना, बहुत ज्यादा दांव खेला हुआ है उस मंत्रालय पर, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये भौहें तना सकता है जेडीयू की? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, दोनों जो बड़े घटक दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, दोनों के जो नेता हैं वो बड़े प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन हैं। दोनों गठबंधन की राजनीति कर चुके हैं, चला चुके हैं, उसका अनुभव है उनको। और दूसरा, उनका ज्यादा फोकस अपने स्टेट पर है, चाहे चंद्रबाबू हो चाहे नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार के सामने चुनाव है और चंद्रबाबू के सामने अपने बेटे को स्टैब्लिश करना है, स्थापित करना है। तो इसलिए जो है दोनों के लिए प्रायोरिटी अपना स्टेट है। और जिस तरह के संबंध हैं दोनों के इस समय, नीतीश कुमार के अब हो गए हैं, चंद्रबाबू नायडू के कुछ दिन पहले से लगातार जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल से कोशिश कर रहे थे बीजेपी के साथ आने की, उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। चंद्रबाबू हैदराबाद को साइबराबाद बना चुके हैं। वो इस तरह के तो आपका आकलन ये है कि वो राज्यों में ज्यादा ध्यान देंगे, सत्ता की चाबी केंद्र की उनके हाथ में है। इस बात से वो इतने तजुर्बेकार अपने आप में राजनेता हैं, घाघ हैं, वो इस बात को क्या समझेंगे नहीं या उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? सत्ता की चाबी मेरा मानना है कि इस सरकार में भी मोदी के हाथ से है। जिस तरह का गठबंधन बना है और गठबंधन के साथी दलों की उनका जो संख्या बल है, उसको देखते हुए आजाद अन्नपूर्णा देवी को महिला गठबंधन और बाल कल्याण विकास मंत्रालय दिया गया है। ये भी अपने आप में एक अहम जिम्मेदारी है। 2 ही कैबिनेट मंत्री महिला हैं। यहां पर यह गौर करने वाली बात है, निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी पर। आपकी एक ख्वाहिश जो थी राकेश भाई, वो पूरी होती दिख रही है। और एक नहीं 2 अहम मंत्रालय दिए गए हैं शिवराज सिंह चौहान को। कृषि मंत्रालय, दरअसल उसका पूरा नाम है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और पंचायती राज मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दे दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान उसको डिजर्व करते हैं। लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी उन्होंने मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया है। तो इसलिए उनको ये दोनों मंत्रालय दिया जाता है। हालांकि पिछली बार गिरिराज जी के पास था ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, पशुपालन के पहले। इस बार कृषि मंत्रालय दिया गया। तो मुझे लगता है शिवराज जी काम तो अच्छा करेंगे, लेकिन शिवराज जी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो होगी किसानों की समस्याओं की। क्योंकि अभी हम देश में ये मान के न चलें कि किसान आंदोलन का पटाक्षेप हो चुका है। और जो एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात की गई थी या कानूनी जामा पहनाया जाएगा, वो कमेटी भी बनी थी संजय अग्रवाल की अगुवाई में। ये भी दिलचस्प था, वही कृषि सचिव थे उसी वक्त वो कानून लाए गए जिन्हें किसान काले कानून मानते हैं। अब उन्हीं के पास जिम्मेदारी है एमएसपी को प्रभावी बनाने की। वो बनेगी या नहीं बनेगी हमें मालूम नहीं। और सरकार का आंकड़ा 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से किसान कमा रहा है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान 2 कदम सकारात्मक चलेंगे तो 2 कदम उनके साथ नकारात्मक माहौल भी चलेगा। तो ऐसे में दोधारी तलवार है ये। जी, ऐसे में ये कहना कि बहुत अच्छा कर पाएंगे, करने को मैं ये नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ वो निगेटिव छाया साथ साथ चलेगी। अग्नि परीक्षा उनकी जारी रहती है। बिल्कुल अग्नि परीक्षा जारी रहेगी। और अभी भी वो अग्नि परीक्षा से बाहर नहीं निकल पा रहे, यदि कृषि मंत्रालय उनको मिलता है तो। चिराग पासवान को युवा और खेल मंत्रालय दिया गया है। तो सूबे, जातीय समीकरण, सब कुछ साधा भी कहीं ना कहीं जाता दिख रहा है राकेश।
संदीप भाई, एक चीज, मैं जो पूरा कल का मंत्रिमंडल देखा तो मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आप जातिगत जो सियासी मोहरे बिठाए हैं उसमें वो जाति का नेता अपनी ही जाति में प्रभावी होता नहीं दिखा है। दिखेगा कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी तक नहीं दिखा। कमलेश पासवान यदि इतने बड़े पासी नेता होते तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें पासी समाज जाता। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, तो आप ही के सूबे के ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नागरिक उड्डयन मंत्री नहीं होंगे। हाँ, कोई उनको बड़ा मंत्रालय ही दिया जाएगा क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है, तो मुझे नहीं लगता है तो कोई नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी तो बड़ा मंत्रालय बड़ा मंत्रालय था, तो अब हो सकता या है अब वो छोटा होता दिखेगा। नहीं, मैं छोटा होता की बात नहीं करूंगा, लेकिन उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहले भी बड़ा मंत्रालय था, तो मुझे लगता है कि उनको कोई ना कोई मंत्रालय बड़ा फिर से मिलेगा। कैबिनेट मिनिस्टर है, अभी उनका नाम आया नहीं कि उनके पास नया मंत्रालय कौन सा जाने वाला है। यदि टीडीपी के पास तो टीडीपी के पास एक बड़ा मंत्रालय जाता दिख रहा है, पर अभी हमें इंतजार करना होगा जेडीयू को कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। अभी तक वो खबर नहीं आई है। हो सकता थोड़ी देर में आ जाए, या जब मैं बोल रहा हूं उसी बीच में भी खबर वो आ सकती है। मैं इस पूरे आवंटन को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, मैं इस पूरी कवायद को इस तरह देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के लिए एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। ये सभी गठजोड़ सरकारों के जो प्रधान होते हैं उनके लिए होता है, और उस प्रधान के लिए तो और भी ज्यादा है जो 10 साल से स्पष्ट बहुमत की सरकार चला रहा था। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर वो अपने ऊपर के 4-5 मंत्री हैं, उनके मंत्रालयों में जरा भी कोई हेरफेर करते तो अटकलों का ऐसा बाजार गर्म होता, ऐसी तमाम बातें कही जाती हैं, ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म होता कि हम उसकी कल्पना भी अभी नहीं कर सकते। निरंतरता की राह पर चलते दिख रहे हैं। तरह तरह की लॉबीज काम कर रही हैं, इस तरह की बात कही जाती, ये संघ की सूची है, ये उनकी सूची है, ये बहुत तरह की बातें कही जाती ये कारपोरेट प्रभाव है, मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है हरदीप पुरी को, शहरी विकास ले लिया गया। जी। तो ये बहुत मुश्किल काम था जो नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। और रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव तो हार गए जी, ताजा कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया। जी। तो मेरा मानना यह है कि अभी हम लोगों को ये जो मंत्रालय बंटवारे की कवायद हो रही है, आपने कहा अभी ये सूत्रों के हवाले से है, हो सकता है भारी उद्योग मंत्रालय दिया गया है एचडी कुमारस्वामी को। जी। तो जब जो प्रामाणिक खबर आएगी तब हम लोग ज़्यादा इस पर बेहतर तरीके से चर्चा कर पाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किसी तरीके से कोशिश करके इस पूरे मसले को साधा है। उनके लिए 2 बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिसका उन्होंने ज़रूर ध्यान रखा होगा। एक तो यह है कि भले ही उनके जो सहयोगी दल हैं उनकी सीटें बहुत कम हैं, बहुत छोटे छोटे सहयोगी दल हैं, 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो 1-1, 2-2 के हैं। सबसे बड़े फिर उसमें चिराग पासवान है। तो तेलुगु देशम को और जनता दल यूनाइटेड को लगातार संतुष्ट रखना बहुत ज़रूरी है। मंच पर जिस तरह की खुशनुमा बातें होती हैं वैसी गठजोड़ में पीछे नहीं होती। एक चीज इंटरेस्टिंग होती दिख रही है, जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री होंगे, खेल मंत्रालय दे दिया गया है चिराग पासवान को, भारी उद्योग मंत्रालय दे दिया गया है एचडी कुमारस्वामी को। तो इन घटकों को तो आवंटन हो गया, जेडीयू का नाम नहीं आ रहा है। टीडीपी के राम मोहन रेड्डी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दे दिया गया। अब जेडीयू को जो रेल मंत्रालय मिलने की बात सोची जा रही थी वो अश्विनी वैष्णव को दे दिया गया है रेल मंत्रालय। उन्हीं के पास था, उन्हीं के पास है। देखिए पिछली बार जब सरकार शुरू हुई, खबर यह आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूर संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। जी। आपको याद होगा कि 2014 की शुरुआत में वित्त मंत्री अरुण जेटली बने थे, उनके पास थोड़े समय के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी रहा था। हाँ। जिस समय पूना में इंस्टीट्यूट का आंदोलन चला था उस वक्त वही अरुण जेटली ही मंत्री। उसके बाद पिछले 10 सालों में 7 सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। तो ये जो सूचना प्रसारण मंत्री अभी अश्विनी वैष्णव बने हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये 5 महीने बाद, 4 महीने बाद या 2 महीने बाद ये मंत्रालय उनसे लेकर किसी और को दे दिया जाए। तो ये प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। तमाम तरह के समायोजन अभी और भी किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, वो तो पहले भी उनके पास था शिक्षा मंत्रालय, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद भी है। शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति का जो काम है वो मुख्यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्षेत्र है, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान उसमें बने रहें। पिछले 5 साल से तो वैसे ही हो रहा था। स्मृति ईरानी के बाद बीच में प्रकाश जावड़ेकर रहे और उसके बाद अब वो आए, तो मेरे ख्याल से वहां कोई दिक्कत नहीं होगी।
वो निशंक के पास जेडीयू निशंक को भी नहीं क्या चुराई। मंत्रालय मिला अभी भी ये चौथे जानकारी मंत्री नहीं हैं, मिली चौथे है। मंत्री हैं। अबे जी, जी। जेडीयू को क्या मंत्रालय मिला अभी तक वो जानकारी हमारे सामने नहीं देखिए है। मेरी खबर तो यह है कि जेडीयू 2 कैबिनेट मंत्री पाने से भी संतुष्ट नहीं है। कल सवेरे और रात में उनकी बैठक भी इस बात में हुई थी और वहां बैठक के अंदर काफी इस बात पे असंतोष व्यक्त किया गया। असंतोष केवल महाराष्ट्र के ही सहयोगी दलों में नहीं है, असंतोष बिहार में भी है, और जो तेलुगु देशम में असंतोष है वो दूसरे किस्म का संतोष है। जो नारा लोकेश के जो बयान है, हर 2 दिन में एक बार वो भाजपा को चुनौती देने वाला बयान दे रहे हैं और उनके बयान अखबार में छप रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े मसले जो हैं, जिसके अंदर परिसीमन भी है शामिल, वो हमसे पूछे बिना, हमसे विचार विमर्श किए बिना आप नहीं कर सकते। मुसलमानों को हम आरक्षण देना चाहते हैं, आप दिलचस्प आप खबर कुछ नहीं है, कर सकते। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को बनाया गया है। देखिए कपड़ा मंत्री पहले स्मृति ईरानी थी, हाँ। अब गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं, तो इन चीजों से कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं पड़ता है। ये इस तरह का जो अंतर आया है, इससे कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। तो प्रभु देखिए सूची आ रही है, औपचारिक कोई पीआईबी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति तो नहीं आई है, पर अब ये मुकम्मल खाका सा खिस्सा दिख रहा है। इसे अब आप कैसे देखेंगे? और इसमें एक खास बात ये, अभी तक जेडीयू को कौन सा मंत्रालय मिला है ये खबर साझा नहीं हो पा रही है। भाई जो हमारे पत्रकार खबर ला रहे हैं उनको ये सवाल का आंसर देना चाहिए, उनको ब्रीफ कर रहा है कि ये मिला है, उनसे पूछना चाहिए ना। मैं यहाँ बैठ करके आपका आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि आपने 20 मंत्रालय गिना दिए, आपके सूत्रों के साथ चला भी दिया आपने पहले। इस हिसाब से जो लग रहा है, जब तक फाइनल फिगर नहीं आ जाती तब तक इसके ऊपर पूरी तरह से कमेंट नहीं कर सकते। परंतु एक चीज़ जो स्पष्ट दिखाई देती है कि कंटिन्यूटी जो आपने कल निरंतरता की बात की थी, इसके अंदर सारे के सारे मंत्री वही हैं पिछले 5 सालों में जो काम करते रहे हैं। वो टॉप के 5 तक कंटिन्यू कर रहे हैं। नितिन गडकरी 10 साल के बाद बन रहे हैं। तो जो इंटरेस्टिंग थिंग है, एनडीए की जो पहले सरकार थी उसके में अंदर भी यही जो डिपार्टमेंट जो आज अनाउंस किए हैं अटल जी की गवर्नमेंट में, वो भी एलाइज के पास थे। आज भी एलाइज के पास सेम डिपार्टमेंट है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पहले शिवसेना के पास थी, अपने पास जब बने थे वहाँ पर जो मुख्यमंत्री रहे उसके बाद आकर के यहाँ पर रहे, उनको हैवी इंडस्ट्री दिया गया था। पासवान जी को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी गई है कि यंग है इसलिए फिल्म का काम करते हैं, पर उनको खेल का काम दे दिया गया ये मान करके। मांझी जी MSCME बड़ी सेंसिटिव मिनिस्ट्री है, वो उनको देने का मतलब उनको उस बात में कहाँ से समझ आएगा, समझ नहीं आता, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। MSCME के ऊपर सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, क्योंकि उनकी कठिनाइयाँ बहुत आई हैं। GST के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी हुआ है तो MSCME इंडस्ट्रीज के हुआ है। तो मांझी जी को देने का मतलब ये है कि उस इंडस्ट्री का फिर से कोई भी निवारण नहीं होगा किसी तरीके से। और जो तेलुगु देशम को सिविल एविएशन पहले भी उनके पता था एनडीए की सरकार के अंदर, इस बार भी उनको दिया गया है। अभी दूसरा कैबिनेट मिनिस्ट्री उनका क्या बनेगा अभी तक पता नहीं है। तो अभी जब तक पूरा नियति पर एक जाता है नहीं, कि पर BJP इसमें की तरफ से रेल जो भी मंत्रालय डिपार्टमेंट रह दिए गया। गए, रेल उसके मंत्रालय अंदर वाजपेयी अनुभव के साथ- सरकार में, एनडीए सरकार में वो घटकों के पास मैंने होता पहले था। भी कहा था। हाँ। हाँ, मैंने जब आपने शुरू में कमेंट मांगा था, मैंने कहा वैष्णव से रेलवे मंत्रालय लेना तेरा मुश्किल होगा। मैंने कहा था कि उनके बिल्कुल पास कहा बड़ी था। बड़ी योजना है, उसमें आपको देखना है कि वो भी मैं अहमदाबाद से मैंने वो कहा था, वही कहा था वैष्णव को बाकी डिपार्टमेंट सेक्रीफाइस करें, जो कहते हैं माधवराव सिंधिया के बेटे जी को मिल रहा है, वो उनका IT डिपार्टमेंट जो है। रेलवे मंत्रालय का बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा उसका मोनेटाइजेशन प्रोसेस है, कितनी ज़मीनें हैं उनकी, किस तरह से उसको बजट उसका मर्ज कर दिया गया था सरकार के अंदर। आपने देखा कि रेल मंत्रालय को बजट अलग से नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि उस मंत्रालय के अंदर अपने मतलब का आदमी, ट्रस्ट का आदमी चाहिए। उनको एक्सपीरियंस है, वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल में काम कर चुके हैं, अपने वहाँ पर क्या आउट जो हमारे पे रोलिंग स्टॉक खरीदा जाता है उसके अंदर एक्सपर्ट हैं। तो वैष्णव जी का इंपॉर्टेंस रेलवे में ज़्यादा और है। उस बात के अंदर की राजीव तस्दीक चंद्रशेखर भी काम इस खबर में, अगर ये जो आखिरकार औपचारिक ऐलान में भी तब्दील होती है तो अहमियत भी समझ में आती है। अब दिबांग, जो ये मंत्रालय आए हैं, हम जब शपथ ग्रहण हुआ, एनडीए के नेता चुने गए प्रधानमंत्री मोदी, राउंड 1 स्मूथ सेलिंग, शपथ ग्रहण स्मूथ सेलिंग। अब ये मंत्रालय का आवंटन राउंड 3 स्मूथ सेलिंग या टर्बुलेंट वाटर्स, कहीं कुछ थोड़ी हलचल भी होती दिख रही है आपको? क्विक कमेंट। देखिए हलचल तो दिखाई देगी, स्वाभाविक है, क्योंकि मंत्रालय बांटे जाने हैं और इसमें जो पिछली हलचलें हैं उनको भी जोड़ दिया जाएगा। यानी जो शिवसेना कल तक नहीं बोल रही थी, आज उसकी भी आवाज़ सुनाई देने लगी। प्रफुल्ल पटेल ने तो शुरू ही कर दिया शुरू से। और महाराष्ट्र में स्थिति और विकट है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। और ये जो हम कह रहे थे लगातार कि असली और नकली का पता चला जितने भी जो असली हैं वो सामने, वो दूसरी तरफ हैं। तो असलियों में
बड़ी कोशिश होगी कि भाई नकलियों को बुला लें कि भाई आप लोग आ जाओ, अब तो बड़े चुनाव हैं और उनके लिए जो राज्य के चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देखें तो ये अब रगड़ शुरू होगी। इसमें मैं जो बात जोर दे के कह रहा हूं वो ये है कि अगर आप प्रिंसिपल कायदा नहीं बनाएंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे कोalition में, तो आपको रगड़ और फेस करनी पड़ेगी, गर्मी और होगी। और अच्छा ये हो कि उस गर्मी से बचाया जाए, एक सिद्धांत बना लें, सिद्धांत के अनुसार चलें। ठीक है। ये जो दीवान कह रहे हैं ये बहुत जरूरी बात है। पहले इस बात की चर्चा भी थी कि एक फार्मूला बनाया जाएगा सत्ता के बंटवारे का, किसके पास कितने मंत्रालय होंगे और किस किस तरीके से सत्ता मंत्रालयों का बंटवारा होगा। लेकिन इसको देख के लगता है कि वैसा कोई फार्मूला बनाया नहीं गया है। और यहां तक कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी इस बात पर भी सहयोगी दल है उनकी पूरी सहमति नहीं है। और सहयोगियों में जेडीयू का अभी पता नहीं लग रहा है। जयंत चौधरी को भी कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। तो बीजेपी ने अपने सांसदों को तो मंत्रालय की जिम्मेदारी जो दी है वहां स्मूथ सेलिंग दिखाई दे रही है, टर्बुलेंट वाटर्स दिख रहे हैं घटक के खेमे में। राकेश भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सारी चीज़ें तब कर पाते हैं जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं होता। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया उससे एक संकेत मिलता है, यदि यही विभाग हुए तो अभी हम यही, जैसा आपने कहा, यदि यही विभाग हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के ऊपर सहयोगी दलों का दबाव नहीं है। यदि दबाव होता तो मुझे लगता है कि बंटवारे के समय समानता के साथ विभाग, ये बात प्रदीप भी लगातार कहते आ रहे हैं, मतलब कोई दबाव नहीं है। दरअसल ये कोई टर्बुलेंट वाटर, स्मूथ सेलिंग जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दरअसल बेमानी है क्या? 15 सेकंड का एक क्विक कमेंट चाहूंगा प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो 14 और 19 का भी उदाहरण दे रहा हूँ। तीनों सरकारें एनडीए की सरकार थी। फर्क ये था कि पहले दो में जो है बीजेपी को अकेले भी बहुमत प्राप्त था, इसमें नहीं है। तो 240 सीट लेकर उसके नेता पर 16 सीट या 12 सीट वाले का दबाव नहीं हो सकता, जबकि उनकी प्रायोरिटी दूसरी हो। मतलब तो आपका मानना है दबाव नहीं है, अभी जेडीयू के मंत्रालयों का पता लगा नहीं है, थोड़े सुर हल्की तल्खी अभी सुनाई देने लगी है एनसीपी खेमे, शिवसेना के खेमे में टीडीपी स्पीकर की भी बात करने लगी है। पर ये तो घर में बर्तन होंगे, रसोई में बर्तन होंगे, थोड़े तो बजते ही हैं।